जूलियस सीज़र इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हम पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, फिर इसकी समरी एक्ट वाइज सीन वाइज करते चलेंगे, जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। इस प्ले के हीरो हैं जूलियस सीज़र, जो रोम के जनरल हैं और पावरफुल, कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे कैरेक्टर के दिखाए हैं। ब्रूटस, जो कि जूलियस सीज़र के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और सीज़र की बढ़ती हुई ताकत और पॉपुलैरिटी से बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि कहीं वो डिक्टेटर ना बन जाए। ये इनको बहुत नोबल, इंटेलिजेंट दिखाया गया है। कैसियस सेनेटर होते हैं और ब्रूटस के फ्रेंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेनेटर का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट को सलाह मशवरा देती है, जिसमें उच्च दर्जे के जो रोम होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और ये सलाहकार टाइप की संस्था होती थी। कैसियस बहुत ही बुद्धिमान, चालाक दिखाया गया है इसमें, और यही साजिश रचता है जूलियस सीज़र को मारने की। मार्क एंटनी एक वफ़ादार दोस्त होते हैं जूलियस सीज़र के और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के दिखाए हैं, पैशनेट होते हैं और बदला लेने वाले होते हैं। पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ होती हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान, वफ़ादार और हिम्मत वाली स्त्री होती हैं, जो काफ़ी चिंतित होती हैं क्योंकि इनका हस्बैंड यानी कि ब्रूटस शामिल होता है जूलियस सीज़र के मर्डर में। कैलपर्नियस जूलियस सीज़र की वाइफ होती हैं, जो सपना देखती हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, इसलिए बहुत चिंतित होती हैं और अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती होती हैं। और ऑक्टेवियस सीज़र का भतीजा होता है और आगे चल के सीज़र की जगह वही लेता है। क्योंकि सीज़र ने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। एक्ट 1 सीन 1। इसमें जूलियस सीज़र स्पेन में पॉम्पे को हराने के बाद जब अपने शहर रोम में वापस आते हैं तो उनके स्वागत में एक विजय परेड रखी जाती है, जिसमें लोग बहुत खुशियां मना रहे होते हैं। उनके साथी, जनरल, सेनापति, सारे लोग बहुत जश्न मनाते हैं। सीज़र को लोग किंग कहकर बुलाते हैं, जो उसकी बढ़ती शक्ति को दिखाता है। और ब्रूटस और कैसियस सीज़र की बढ़ती ताकत से बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के डिक्टेटर बन जाए, क्योंकि अब इसके विरोध में कोई बड़ा चेहरा है नहीं जैसे कि पॉम्पे था। तो ऐसा ना हो कि ये डेमोक्रेसी यहाँ से ख़त्म करके डिक्टेटर बन जाए। तो इस बात से ब्रूटस और कैसियस काफ़ी चिंतित होते हैं। लेकिन अभी सीज़र अपना कोई भी विचार इस बात में नहीं रखता है कि वो क्या चाहता है, उसे किंग बनना है या क्या चाहता है। एक्ट 1 सीन 2। ब्रूटस और कैसियस सीज़र को मारने का प्लान बनाते हैं। एक्चुअली में ब्रूटस सीज़र को मारना नहीं चाहता है, बट कैसियस समहाउ उसे मैनेज कर लेता है समझाने में कि देखो, तुम रोम को इतना चाहते हो, रोम के हित में है ये सारी चीज़ें, रोम के लोगों के हित में है सारी चीज़ें। क्योंकि ब्रूटस बहुत देश प्रेमी होता है, इस वजह से वो कैसियस की बातों में आ जाता है और सीज़र को मारने के लिए राज़ी हो जाता है। हालांकि पहले ब्रूटस ऐसा नहीं चाहता होता है, क्योंकि ब्रूटस ऑलरेडी सीज़र का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है इसी वजह से। लेकिन कैसियस उसको इतना ज़्यादा प्रेरित कर देता है कि सीज़र आगे चल के रोम के लिए ख़तरा है और आगे चल के ये तानाशाह बन जाएगा, यहाँ की डेमोक्रेसी ख़त्म कर देगा। तो ये सारी चीज़ें ब्रूटस समझता है और फिर कैसियस के साथ मिलकर के उसकी हत्या का प्लान बनाता है। ब्रूटस की पत्नी को ये बात पता चल जाती है कि ब्रूटस सीज़र को मारने का प्लान बना रहा है। सीज़र कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति मिलता है और उनसे कहता है कि आपकी हत्या होने वाली है, आपकी हत्या के लिए लोग प्लान बना रहे हैं, तो आप जो है बच के रहिए। सीज़र सेनेट में जाने की तैयारी करते हैं। सेनेट एक जगह है जो पुराने ज़माने का, मान लीजिए कि पार्लियामेंट टाइप हुआ करता था। ब्रूटस और कैसियस कंटिन्यू रखते हैं ये अपनी साजिशें बनाना कि उसको कैसे मारेंगे, सीज़र को कैसे क्या करना है। सीज़र के जो भी साथी हैं, सेनापति हैं, ये भविष्यवाणी वाली बात उनको भी पता होती है, इस वजह से वो बहुत चिंतित रहते हैं सीज़र की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि उस ज़माने में भविष्यवाणी करने वाले की बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सीन 1। इसमें दिखाया जाता है कि कैसियस कंटिन्यू रखता है अपनी बात को ब्रूटस को समझाने में, क्योंकि ब्रूटस
सबको पता ही है कि सीज़र का दोस्त है और वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो रोम की मोहब्बत में उसको मारने, अपने दोस्त को मारने के लिए भी तैयार है। वह पूरी रात अपने घर में चिंता करता रहता है कि सीज़र की शक्ति बढ़ती जा रही है, वो डिक्टेटर ना बन जाए, ये रोम के लिए ख़तरा। ये सारी बातें उसके जहन में चल रही होती हैं, उसके दिमाग में चल रही होती हैं। कैसियस ब्रूटस को समझा ही लेता है कि अब सीज़र की हत्या करना ही हमारा आखिरी जो है रास्ता है, कि अब हमें उसकी हत्या करनी ही पड़ेगी। सीज़र को लगातार बताया जा रहा है कि उसकी हत्या हो सकती है, उसकी हत्या के लिए प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन सीज़र उस बात को नज़रअंदाज करता रहता है। एक्ट 2 सीन 2। पोर्शिया ब्रूटस से बात करती है और अपनी चिंता बताती है कि देखो, ये जो तुम करने जा रहे हो ये बहुत ही गलत है, ऐसा मत करो। ब्रूटस लेकिन पोर्शिया को समझाता है, मैं मानता हूँ कि वो मेरा दोस्त है, बट मैं रोम के लिए ये करूँगा, क्योंकि आगे चल के ऐसा होगा कि जो सीज़र है वो तानाशाह बन जाए और वो रोम के लिए ख़तरा बन जाए। पोर्शिया लेकिन फिर भी उसको मना करती है कि देखो ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा मत करो। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया जो सीज़र की वाइफ है, वो सीज़र से कहती है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरा ख्वाब देखा है जिसमें आपकी हत्या कर दी जाती है, तो कृपया करके आप बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत जाइए। तो इस पे सीज़र बहुत हंसता है और कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है। लेकिन जो उन मर्डरर का ग्रुप होता है जो कैसियस और ब्रूटस बनाते हैं, उनमें का एक आदमी आता है और इनको समहाउ समझा ले जाता है कि चलिए आपसे काम है और ऐसे कहाँ आप बीवियों की बातों में आ रहे हैं, ये सब समझा के उनको ले जाता है। एक्ट 2 सीन 3। इसमें आर्टेमिडोरस सीज़र को एक पत्र देता है, एक लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि ब्रूटस और कैसियस उसको मारने की साजिश बना रहे हैं या बना चुके हैं, लेकिन सीज़र उसे ध्यान से नहीं सुनता है, उस पत्र को वो ध्यान से नहीं सुनता। तो इस तरह से सीज़र को उनके मर्डर की पहले ही से चेतावनी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर सीज़र सेनेट में जाते हैं, जहाँ पर उनकी हत्या का प्लान पूरा बना हुआ होता है। ब्रूटस और कैसियस पहले से तैयारी कर चुके होते हैं वहीं पर ही। सीज़र के साथी और सेनापति जो होते हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं कि भैया अगर हमला होगा या कैसे हमला होगा, तो उस सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं। एक्ट 2 सीन 4। इसमें दिखाया जाता है ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं इन सारी गतिविधियों को लेकर के, और वो क्या करती हैं, लूसियस जो कि इनका एक वफ़ादार ग़ुलाम होता है, उसको ब्रूटस के आसपास रखती हैं कि वह सारी खबर लाता रहे। ब्रूटस आता है, वो बताता है ये सारी घटनाओं के बारे में जो भी वहाँ पे हुई, जो भी बातचीत हुई। तो ये सारी बात सुन कर के जो पोर्शिया होती हैं वो काफ़ी चिंतित होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि ब्रूटस की ये सब करने के बाद ब्रूटस के साथ भी गड़बड़ ही होगा, तो वो नहीं चाहती होती हैं कि सीज़र की हत्या करी जाए। एक्ट 3 सीन 1। सेनेट में सीज़र की हत्या हो जाती है। ब्रूटस, कैसियस और उनके अन्य फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हमला करते हैं, जिसमें 23 बार सीज़र को छुरा मारते हैं, और सीज़र अपने दोस्त ब्रूटस को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है, एट यू ब्रूटे, तुम भी मुझे मारने वालों में से एक हो ब्रूटस। सीज़र की हत्या के बाद ब्रूटस और कैसियस अपने काम को सही बताते हैं और सीन के अंत में सीज़र के शरीर को वहाँ पर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं सेनेट के। एक्ट 3 सीन 2। ब्रूटस लोगों को समझाता है कि सीज़र की जो भी हमने हत्या करी है, ये रोम की डेमोक्रेसी और रोम के लोगों की भलाई के लिए करी है। वो इसे देश हित में बताता है। ब्रूटस अपने मर्डर को सही बताता है कि जो भी उसने किया है सीज़र के साथ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीज़र एक तानाशाह बन गया था। वहीं पर मार्क एंटनी आते हैं। मार्क एंटनी सीज़र के बहुत ही अच्छे दोस्त, दिल के करीब और सेनापति भी होते हैं। सीज़र और एंटनी ने मिलकर 7 कई जंगें लड़ी होती हैं और जीती भी होती हैं, जिस वजह से उनकी दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती है। मार्क एंटनी ब्रूटस और कैसियस से कहते हैं कि मुझे सीज़र के शव को दे दो ताकि हम इनका अंतिम संस्कार कर सकें। ब्रूटस
मार्क एंटनी को इजाज़त दे देते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि देखो तुम शव तो ले लो, लेकिन किसी को भी इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताओगे, कोई भी बातचीत इस मर्डर के बारे में नहीं करोगे। एक्ट 3 सीन 3। मार्क एंटनी सीज़र की लाश के पास खड़े होते हैं और उसकी डेथ के बारे में सोच रहे होते हैं। मार्क एंटनी सीज़र की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि वो उस गहरे दोस्त भी होते हैं। वह सीज़र के कपड़ों में छिपी हुई एक चिट्ठी को देखते हैं, एक लेटर को देखते हैं, जिसमें सीज़र अपनी वसीयत लिख के गए होते हैं। मार्क एंटनी सीज़र की हत्या के बारे में लोगों को बताने का फ़ैसला कर लेते हैं। वह सीज़र के शव को लेकर लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो सीज़र की जो हत्या हुई है ये बहुत ही गलत हुआ है। रोम वासियों, क्या सीज़र ने तुम्हारे लिए इतनी सारी जंगें नहीं लड़ी? तुम्हारी भलाई के लिए लड़ी थी। तुम्हारी भलाई के लिए उसने कितने सारे काम किए। वह एक देश प्रेमी था और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसियस और ब्रूटस झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है ये काम करके। तो किसी तरह से वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ़ हो जाएं। तो भीड़ काफ़ी क्रोधित हो जाती है और कैसियस और ब्रूटस को मारने के लिए दौड़ती है। तो कैसियस और ब्रूटस तो वहाँ से भाग निकलते हैं। एक पोएट उनके पकड़ में आ जाता है पब्लिक के, तो पब्लिक उस पोएट को मार डालती है। पोएट हालांकि कहता रहता है मैं तो एक कवि हूँ, मुझे ना मारो, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। एंटोनियो अपनी स्पीच में कहते हैं ऑक्टेवियस सीज़र का उत्तराधिकारी है। ऑक्टेवियस जो होते हैं वो सीज़र के ही भतीजे होते हैं और एंटोनियो और ऑक्टेवियस मिल करके जंग की घोषणा कर देते हैं ब्रूटस और कैसियस के खिलाफ। एक्ट 4 सीन 1। ब्रूटस और कैसियस अपनी फ़ौज तैयार कर रहे होते हैं, अपने सैनिकों से मिलते हैं, उनको युद्ध के लिए प्रेरणा देते हैं और तैयार करते हैं, भाषण देते हैं। सारी चीज़ें वो अपनी आर्मी को तैयार करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ फाइनेंस और आर्मी की स्ट्रेटजी को लेकर के ब्रूटस और कैसियस में थोड़ा मतभेद भी हो जाता है। तभी कैसियस अपने सैनिकों को समझाता है, भाषण देता है कि हम ये सब रोमन एम्पायर के लिए, रोमन की डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। तो सैनिकों में काफ़ी उत्साह आ जाता है और सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्ट 4 सीन 2। मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस भी दूसरी तरफ अपनी आर्मी को तैयार कर रहे होते हैं ब्रूटस और कैसियस से लड़ने के लिए और अपनी सेना को समझाते हैं कि ये भी हमारे रोम के हित के लिए है और हमें किसी भी तरह से कैसियस और ब्रूटस को मारना है। फिर युद्ध की तैयारी शुरू होती है। सैनिकों में भी काफ़ी उत्साह होता है, जैसे कि एंटनी और ऑक्टेवियस में होता है। उधर दूसरी तरफ ब्रूटस और कैसियस में जो मतभेद था वो विवाद होने लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेटजी सही नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेटजी सही नहीं है, मुझसे सही से बात करो। ये सारी चीज़ों में उनका विवाद होने लगता है। तभी उनके पास उनका एक बंदा आता है और बताता है ऑक्टेवियस और कैसियस की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में कि वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये सारी बातें उनको बताता है। कैसियस ब्रूटस से कहता है कि युद्ध के लिए जो तुमने ये निर्णय और स्ट्रेटजी बनाई है ये सही नहीं है और इसको बदलो। ब्रूटस जवाब देता है कि नहीं, ये सारी स्ट्रेटजी सही है, तो मुझ पे भरोसा रखो। और फिर इसी तरह युद्ध की तैयारी करते हैं और इन लोग की बहस ख़त्म हो जाती है और ये लोग एकता कर लेते हैं। तभी इनके पास खबर आती है कि पोर्शिया यानी कि ब्रूटस की पत्नी की मृत्यु हो गई है। ये जानकर ब्रूटस को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वह अपने दोस्तों से ये सारी बातें शेयर करता है कि वह बहुत दुखी है और उसकी पत्नी मर गई है। फिर थोड़े समय बाद वो अपनी तैयारियों में वापस से जुट जाता है। क्योंकि जंग अभी होने वाली है। एक्ट 5 सीन 1। ब्रूटस और कैसियस फिलिपी पहुंच जाते हैं अपनी सेना को लेकर के और यहीं पर ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है। ब्रूटस अपनी राय देता है कि सेना को डिफेंसिव मोड में रहना चाहिए। कैसियस अपनी राय रखता है कि सेना को अटैक मोड में रहना चाहिए। तभी वहाँ पर दूसरी पार्टी यानी ऑक्टेवियस और एंटनी की एंट्री होती है अपनी सेना के साथ। तो युद्ध शुरू होने से पहले ब्रूटस और कैसियस और दूसरी पार्टी एंटनी और ऑक्टेवियस में
बातचीत होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं ये लोग। फिर उसके बाद इसी एक्ट के इसी सीन में युद्ध शुरू हो जाता है। एक्ट 5 सीन 2, इसमें कैसियस पिंडारिस को भेजता है। पिंडारिस जो कि कैसियस का एक ग़ुलाम होता है, उसको भेजता है युद्ध का पता लगाने के लिए कि क्या सीन चल रहा है, किसकी सेना जीत रही है, कैसा सब कुछ जा रहा है। फिर पिंडारिस वापस आता है और बताता है कि कैसियस की सेना बुरी तरह हार गई है और हार रही है। ब्रूटस और कैसियस इस हार को देख वहाँ से भाग जाते हैं और अपने टेंट में आ जाते हैं। ब्रूटस और कैसियस फिर बातचीत करते हैं अपने भविष्य के बारे में, एक दूसरे से बात करते हैं। कैसियस काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है इस हार से और वो आत्महत्या करने का फ़ैसला करता है। ब्रूटस भी उसका समर्थन करता है और ब्रूटस भी आत्महत्या करना चाहता है। पिंडारिस से कैसियस कहता है कि तुम मुझे मार दो। एक्ट 5 सीन 3, कैसियस पिंडारिस से कहता है कि तुम मुझे मार दो। पिंडारिस फिर मान जाता है कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा कर दूंगा। कैसियस मर जाता है। फिर ये बात ब्रूटस को पता चलती है कि कैसियस अब नहीं है, तो ब्रूटस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। ब्रूटस भी निर्णय लेता है कि अब वह भी आत्महत्या कर लेगा। एक्ट 5 सीन 4, ब्रूटस भी आत्महत्या करने का फ़ैसला पक्का कर लेता है। वह अपने ग़ुलाम स्ट्रेटो से कहता है कि तुम मुझे मार दो। स्ट्रेटो भी सहमत हो जाता है और ब्रूटस को मार देता है। ब्रूटस अपने अंतिम शब्दों में कहता है कि मुझे सीज़र को नहीं मारना चाहिए था और मैं सीज़र को मारने के लिए क्षमा मांगता हूँ। स्ट्रेटो को भी काफ़ी इस मृत्यु से शोक लग जाता है। एक्ट 5 सीन 5, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस ब्रूटस की आत्महत्या करने के स्थान पर पहुंचते हैं और उसे मरा हुआ घोषित करते हैं और ये बात अपने सैनिकों को बताते हैं। और एंटनी ब्रूटस के लिए कुछ शब्द कहते हैं जिसमें वह उनकी तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि एक सच्चा देशभक्त था, ट्रू रोमन था जो भटक गया था और इसने सीज़र की जान लेके सबसे बड़ी गलती कर दी, वरना ये एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसने रोम के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और रोम के लिए काफ़ी काम भी किया था। ये सारी बातें वो एंटनी कहते हैं यहाँ पर। फिर एंटनी अपनी आर्मी से कहते हैं अब युद्ध समाप्त हो चुका है और यहाँ पर प्ले एंड्स हो जाता है।